हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर जैदी और वुसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी अरूज पर है। आज एक कोशिश हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कि उन्होंने ख़िताब किया और जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि अगर भारत हमें सबूत देता है इस पुलवामा वाक़े का, तो वो इस बात की गारंटी देते हैं कि वो इसकी न सिर्फ तफ्तीश कराएंगे बल्कि जो अगर इसमें कोई मुलव्वस हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा ये भी भारत को सोचना चाहिए। तो भारत की तरफ से जो भी रिएक्शन आया उसमें ये तो नहीं कहा गया कि हम सबूत देंगे, बल्कि कुछ और कहा गया। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली से हिंदुस्तान के फ़ॉरेन एडिटर रज़ा उल हसन लश्कर, हमारे दोस्त भी हैं, पाकिस्तान में भी इन्होंने काम किया है। वेलकम टू द शो रज़ा। थैंक यू मुबशर साहब। अच्छा रज़ा, बताइए फिर जो रिएक्शन आया है उसकी चीदा अगर आप बता दें, ऑफिशियल जो रिएक्शन आया है भारत का इमरान खान के स्टेटमेंट पर। देखिए, पहले बात तो ये कहा गया कि उनकी तरफ से जो जो ये अटैक था इसके ऊपर कोई कंडेमनेशन नहीं था और जो जैश ए मोहम्मद जिसने इस अटैक को क्लेम किया है उसका भी कोई जिक्र नहीं था। और मोटा मोटा ये कहा गया कि देखे मुंबई का जो भी वाकया हुआ था और पठानकोट में भी जो अटैक हुआ था 2016 में, उसमें भी इंडिया ने कुछ प्रूफ और एविडेंस दिया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये जो कोऑपरेशन का जो ऑफर था उसका कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके ऊपर इंडिया के कुछ एप्रीहेंशंस है। और दूसरी तरफ ये भी बात का जिक्र हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। जो हमारे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने पिछले कई हफ्तों में ये भी काफी बार कहा है कि पाकिस्तान की कुछ ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनको जमात-उद-दावा के जो अमीर है हाफिज सईद उनके साथ देखा गया है पब्लिक इवेंट्स पे। तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत तब हो सकती है जब कोई टेरर और वायलेंस ना हो। सही। तो और जो इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि शायद ये जो डेवलपमेंट है जो इंडिया में है वो हमारे इलेक्शंस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं कि ये गलत एक गलत एलिगेशन था और ऐसे कोई लिंक नहीं है। अच्छा रज़ा, दो चीज़ें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने ये कहा, हमारे वज़ीर आज़म ने, कि ये नया पाकिस्तान है और वो अब गारंटी देते हैं कि अगर सबूत फराहम किए जाएं, जबकि भारत ने ऑब्वियसली दूसरी चीज़ों को उसमें लिया, सबूत की बात नहीं की। टॉक्स की बात तो बाद में होगी। तो आपको अब क्या होता नज़र आ रहा है दोनों ममालिक में, जो लोग यूं आंखें गाड़ के टीवी पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा? तो आपको, जैसे इसमें स्टेटमेंट में भी पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात की गई और बिल्कुल ट्रायल्स बहुत लंबे चल रहे हैं, उनका फ़ैसला भी नहीं आया है, माजी का बहुत बैड ब्लड भी है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन चीज़ें आगे भी तो बढ़ेंगी। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि कोई ऐसे आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंट्रेशन, जब आप यहाँ थे तो आपको अंदाज़ा था कि जब वो हो गया था पार्लियामेंट अटैक के बाद, या आपको लगता है कि कोई वहाँ पर ऐसी आवाज़ है जो कह रही है कि नहीं जनाब बात करें? कि देखिए, मुझे बातचीत बड़ा मुश्किल ही लग रहा है अभी जो हालात है। और आपको ये एक चीज़ जहन में रखना होगा कि इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पब्लिक की तरफ से प्रेशर है और खास करके देखें अभी 2-3 महीने में फिर इलेक्शन होने वाले हैं। तो इस वजह से ये गवर्नमेंट ऐसे भी कोई कदम नहीं लेना चाहेगी जिससे कि उसको एक पब्लिक परसेप्शन में वीक देखा जाए। तो वो यही चाह रहे हैं कि एक ये तो है कि काफी दिनों से ये बातचीत चल रही है यहाँ पे कि इंडियन गवर्नमेंट काफी सारे कोई ऑप्शंस को कंसिडर कर रहा है, लेकिन कुछ ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट दो चीज़ों के लिए वेट कर रही है। एक तो जो सऊदी प्रिंस का विजिट है जो आज शुरू हुआ है, और दूसरा फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी को साउथ कोरिया जाना है 2 दिन के लिए। तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद उसके बाद ही कुछ एक डिसीजन लेंगे कि किस तरह के रिस्पॉन्स हो। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि दोनों तरफ के जो आवाम है वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, जो मेजॉरिटी में है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कोई जंग हो या कुछ ऐसे ज़्यादा हॉस्टिलिटीज हो।
लेकिन मुझे तो ये लग रहा है कि इस गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और उनको कुछ ना कुछ एक फैसला करना पड़ेगा। ओके अच्छा, आप क्योंकि वहाँ हैं, दिल्ली में आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भी कोई एहतजाज हुआ और पाकिस्तान ने अभी कुछ देर पहले जो है कायम मकाम यहाँ जो डिप्टी कायम मकाम हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर एहतजाज भी किया। तो थोड़ा बताइएगा कि वहाँ ज़ाहिर है माहौल चार्ज भी है, लेकिन ये जो हाई कमीशन के सामने हुआ, क्या हुआ? जी देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे एहतजाज हो रहा है, मतलब जो इंडियन सिटीज़ में अनफॉर्चुनेटली कुछ कश्मीरी लोगों के ऊपर भी कुछ मतलब प्रोटेस्ट हुए हैं और काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम चल रहा था कि पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान हाउस जो है, जो वहाँ जाकर कुछ लोगों ने मतलब गेट तक पहुँच गए थे और इसी के ऊपर मतलब एक आज प्रोटेस्ट, एक फॉर्मल प्रोटेस्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने। लेकिन ये ऐसे वैसे कोई इतना, देखिए डिप्लोमेटिक इश्यूज में तो ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन वो इतना बड़ा भी प्रोटेस्ट नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आजकल जो माहौल है ये बिल्कुल ऐसे मतलब एक इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। चार्ज है। और जो फ्रांस के सदर से बात जो हुई है मोदी साहब की, और उसके बारे में भी थोड़ा आप बताइएगा क्योंकि आपने ट्वीट्स भी की हैं। जी देखिए, ये सदर के साथ बात नहीं हुई है। जो पाकिस्तान फ्रेंच सदर जो है, उनके जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर है, जी उन्होंने हमारे NSA के साथ आज बात किया है और मोटा मोटा ये दोनों तरफ से ये तय हुआ है कि फ्रांस अभी UN सिक्योरिटी काउंसिल में एक नया प्रोसेस को बैक करेगा। भारत में जो माहौल चल रहा है उस पर अब वुसअत तफसील से रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब मुझे मौका देने का। मैं जो भारतीय रिएक्शन जो रज़ा उल हसन लश्कर बता रहे थे उसमें जहाँ तक सबूतों का मामला है, इमरान खान ने कहा कि सबूत दे दें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि नए पाकिस्तान में ठोस कार्रवाई होगी। तो उन्होंने कहा कि जी जैश मोहम्मद ने ज़िम्मेदारी का दावा किया है, भारतीय वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, और जैश मोहम्मद के जो मौलाना मसूद अज़हर हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, तो इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? अच्छा सुनिए बात इनकी मज़ेदार है, लेकिन आज ही मैं पढ़ रहा था कि जो कश्मीर में भारतीय फ़ौज है 15th कोर, उसके सरबराह हैं लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों। उन्होंने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि पुलवामा हमले के जो मास्टरमाइंड्स थे उनको हमले के 100 घंटे के अंदर अंदर मार दिया गया। बिल्कुल, इसका मतलब है केस ख़त्म। हाँ, हालांकि उन्हें ज़िंदा पकड़ना चाहिए था ताकि उनसे ये पता चले, इसलिए कि बकौल ढिल्लों साहब आगे चल के उन्होंने कहा कि ये खुदकुश हमला जैश ने ISI की मदद से किया था। फिर तो मास्टरमाइंड को 100%, 150%, 1000% जिंदा पकड़ना चाहिए था ताकि उससे आप चेन। अच्छा, जब आपने मार दिया तो उसके बाद आप ये कह रहे हैं सर्कमस्टांशियल एविडेंस के चूंकि जैश ने जिम्मेदारी कबूल की है, चूंकि जैश के सरबराह पाकिस्तान में रहते हैं, लिहाजा ये बात स्पष्ट है कि पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए। अब जाहिर है कि इस तरह नहीं होता है। खुद आज मैं जावेद साहब जो हैं, जावेद नकवी, उनका कॉलम भी पढ़ रहा था डॉन में। उन्होंने कहा जी कि ये जो जंग है ना, ये 1 मिनट में ख़त्म हो सकती है अगर आप टीवी का स्विच ऑफ कर दें। अच्छा, और कैसी कैसी चीज़ें आ रही हैं, मैं आपको कुछ उनके दर्शन कराना चाह रहा हूँ। प्लीज़ कराइए। एक तो सुबह से ही वह है, आई एम श्योर कि बहुत से चैनलों ने ये चलाया होगा, ये टमाटर स्कैंडल जो है, आप भी ज़रा देख लीजिए। टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि MP के झाबुआ के किसानों ने पुलवामा हमले के बाद तय कर लिया है कि वो नुकसान उठा लेंगे, लेकिन यहाँ के टमाटर पाकिस्तान को निर्यात नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि हमारे टमाटर खाकर पाकिस्तान हमारे ही जवानों को मार रहा है। अब हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये टमाटर हमारा भी खा के और हमारे भी जवान को मारते हैं, इसलिए हम अब पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे। किसानों के इस फैसले को MP के CM कमलनाथ ने भी सराहा है।
तो लड़ाई जो है टमाटर तक आ गई है। हाँ। अब मसला ये है कि ये ठीक है कि एंकर वहाँ शोले उगल रहे हैं, सब है, लेकिन आज भी कुछ सेन आवाज़ें हाँ अब भी मौजूद हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं, जो ये कह रही हैं कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है। मसलन मैं एक चैनल पे सुन रहा था, ये जो इंडिया में है ना कि जी टेंशन बढ़ाई जाए मुस्तकिल और पब्लिक के लेवल पे, और बीजेपी जो है ज़ाहिर है उसकी हुकूमत है तो ऑब्वियसली उस पे जा रहा है कि वो लीड कर रही है। तो मैं एक डिस्कशन सुन रहा था एक चैनल पे, उसका एक टुकड़ा मैंने काटा कि बीजेपी और बाकी लोग कितने सीरियस हैं ये जो है इसको, इस पूरे वाक़े को, पुलवामा के वाक़े को सीरियसली टैकल करने में, उससे मुझे अंदाज़ा हुआ। सुनाइए। जिस दिन हमारे 45 जवान शहीद हुए हैं उसके सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे के बाद बीजेपी के प्रेसिडेंट अमित शाह कर्नाटका में वोट मांगते नजर आ रहे हैं, राम मंदिर बनाने की बात करते नजर आ रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल तमिलनाडु में अलायंस स्टिच करते नजर आ रहे हैं, बीजेपी एमपी मनोज तिवारी इलाहाबाद में डांस पे थिरकते नजर आ रहे हैं म्यूजिक कॉन्सर्ट में। दूसरे दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी झांसी में वोट मांगते नजर आ रहे हैं। ये कार्रवाई है। नवजोत सिंह सिद्धू को कपिल शर्मा के शो से निकाल दिया गया है, पाकिस्तान कांप रहा है बिल्कुल। अभी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से इमरान खान का पोस्टर को हटा दिया गया है, पाकिस्तान बिल्कुल थरथरा रहा है। और आज मोहाली स्टेडियम से जो 2015 में वर्ल्ड कप हुआ था, वहां पे जो पाकिस्तानी टीम खेली थी उसकी जो टीम के पोस्टर थे उसको हटा दिया गया है। अब तो पाकिस्तान ऐसी गलती दोबारा करेगा ही नहीं, मतलब जिस तरह से हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है। और दूसरी तरफ जब हमारे एक सीआरपीएफ के सोल्जर की एक डेड बॉडी जब यहां पे आई उन्नाव में, तो बीजेपी के जो एमपी हैं साक्षी महाराज, वो वहां पे सामने खड़े होकर के ठहाका लगा करके हंस करके उसकी अगुवाई कर रहे हैं। ये हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं पाकिस्तान कितना कांप रहा होगा आज। ये त्यागी साहब या कोई भी ये फौजी ये बोलेंगे नहीं, दूसरों को ये देशभक्ति का पाठ सिखाएंगे। अपनी आइडियोलॉजी से बाहर निकलिए, अपने फौजी साथियों की फिक्र कीजिए, आज अपनी देश की फिक्र कीजिए। आज 45 घरों में मातम छाया हुआ है। ये कब से ये ढकोसला आप बंद करेंगे? ये ढकोसला ये जो नेशनलिज्म का आज तो सरकार को कटघरे में लाइए। तो ये हो रहा है। यानी पता है दुख की बात है, इंडियन मरे, पाकिस्तानी मरे, ज़ाहिर इंसान तो है ना, कश्मीरी मरे, नॉन कश्मीरी मरे, लेकिन मामला ये है कि टीवी के लिए और सियासत के लिए ये लाशें नहीं हैं, ये खिलौने हैं। अभी रफ़त जावेद ये जो एनालिस्ट है, इनकी आपने बातें सुनी कि वो जब जनता के सामने आते हैं तो कहते हैं कि देखो ये हो गया फलाना और हमें बदला लेना फलाना, और साथ साथ मुस्तकिल जो है अपनी इलेक्शन एक आँख सीट की तरफ है और दूसरी आँख रिएक्शन की तरफ है। सही बात। अच्छा, हम जैसे लोग जो हैं एंकर टाइप लोग इंडिया में, पाकिस्तान में हो, हम इसलिए खुश हो जाते हैं, ओहो हो अल्लाह ताला ने रेटिंग रेटिंग मीटर उतारी है, जो है दीवार तोड़ देंगे। तो ये जो है एक तो होती है खबर, हकीकत है, डेफिनेटली आप बयान करें, लेकिन फिर जब हम उस पर नींबू छिड़कते हैं, मसाला छिड़कते हैं, सही बात, तो वहाँ जो चीज़ें हैं वो उन पे अखलाकी और गैर अखलाकी की जो तमीज़ है वो उठती चली जाती है। अच्छा, आप जो बात कर रहे थे ना आवाज़ें, आज दोबारा कल भी हमने बरखा दत्त का जिक्र किया था, आज भी बरखा दत्त ने ट्वीट की, उन्होंने कहा 1000 से ज़ायद मुझे कॉल्स मौसूल हो चुकी हैं जिसमें मुझे रेप थ्रेट्स, जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट, जिसमें मार जाने की धमकियां, और कुछ नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा मैंने ट्विटर तक को लिखा, ट्विटर कोई एक्शन नहीं ले रहा, दिल्ली पुलिस और किस उन्होंने कल भी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह को भी टैग किया, कोई नहीं है। और नीचे लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अच्छा हाँ और लगाओ शिकायत और तुम्हारी ऐसी की तैसी और वो सारा, ये सब चल रहा है। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारी बातचीत जारी रहेगी। जी वुसै साहब, ये नवजोत सिंह सिद्धू जिनको परसों जो है वो कपिल शर्मा शो से ही निकाल दिया गया था, अभी भी तसल्ली नहीं हुई। आज क्योंकि वो वज़ीर बल्दियात भी हैं पंजाब असेंबली में, तो आज जब वो असेंबली में पहुँचे तो सारे उनको पड़ गए और जैसे गद्दार और उसके तमगे, लेकिन आफरीन है कि वो भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा जो कहना है और मैं अपने बयान पे कायम हूँ।
अच्छा, और चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह है, हाँ, उन्होंने भी तकरीर और उन्होंने एक बड़ा फप्ती कसी के देखें मसूद अजहर भावलपुर में है, अगर पाकिस्तान इमरान खान उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई मुश्किल पेश आ रही है तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, इस टाइप के। ये मैंने एक पीछे बात की थी लेफ्टिनेंट जनरल KS ढिल्लों जो कश्मीर में भारतीय फौजों के कमांडर हैं, उन्होंने एक तो वो बात की कि जी हमने मास्टरमाइंड्स को मार दिया। एक और उन्होंने बात की कि कश्मीरी माएँ अपने गुमराह बेटों से कहें कि वो हथियार डाल दें वरना उन्हें मार दिया जाएगा। अच्छा, ये जो भारत है इसका ऑफिशियल जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। अगर मैं एक लम्हे के लिए मान लूँ कि भारत की ये बात दुरुस्त है कि जी ये कश्मीर जो उनके पास है वो उनका ही हिस्सा है, क्या कोई हुकूमत, कोई जर्नल अपने ही मुल्क के शहरियों को, कश्मीरियों को भारतीय शहरी कहते हैं ना, अपने ही मुल्क के शहरियों के खिलाफ इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है कि कश्मीरी माएँ अपने गुमराह बेटों से कहें कि वो हथियार डाल दें वरना उन्हें मार दिया जाएगा? ये मतलब ये किसी कॉलोनियल जर्नल की तो ज़बान हो सकती है जिसने के आके कब्ज़ा किया हो। हम ये हिस्ट्री में देखते हैं कि जी फ्रेंच जर्नल किसी अफ्रीकन इलाके में गया या ब्रिटिश जर्नल कहीं और गया और उसने उनसे लोकल से कहा, तो बात समझ में आती है कि जी वो तो गुलाम है और ये जो है उन पे हुकूमत करने आए। लेकिन अगर आप कश्मीरियों को भारतीय शहरी समझते हैं तो क्या अपने शहरियों के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल होती? फिर वो कहते हैं जी कश्मीरी एलियनेट हो रहे हैं। अच्छा, सवाल ये कि जब जर्नल के लेवल के और सियासतदान के लेवल के लोग अपने ही तस्लीम शुदा शहरियों के खिलाफ जब ऐसी ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आम आदमी क्यों ऐसी हरकतों पे नहीं उतरेगा? बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल उसने आज एक प्रेस रिलीज़ में हुकूमत भारत से मुतालबा किया है कि वो आम कश्मीरी मर्दों और औरतों को टारगेट हमलों और खौफ व हिरास से बचाने में अपना किरदार अदा करे और सरसरी गिरफ्तारियों से बाज रहे। अच्छा, और ये एमनेस्टी ने मुतालबा उत्तराखंड, हरियाणा और बिहार समेत कई रियासतों में हिंदू कौम परस्तों की जानिब से कश्मीरियों की मारपीट और खौफ में मुब्तला करने के वाक़या सामने आने के बाद किया है। जम्मू में बकौल इस प्रेस रिलीज़ के अमलाक जलाई गई हैं। देहरादून के 2 और मुरादाबाद के 1 कॉलेज की इंतज़ामिया ने कहा है कि वो आइंदा कश्मीरी तलबा को दाखिला नहीं देंगे। ये प्रेस रिलीज़ में सर एक रियासत के गवर्नर ने आज ट्वीट की, जिस पे उन्होंने ये कहा कि मुझे एक कर्नल ने कहा कि हमें कश्मीरियों की तमाम मसनूआत का बाइकआउट करना चाहिए, कश्मीरियों का बहैसियत बरादरी बाइकआउट करना चाहिए और बिल्कुल मुल्क में कि कोई भी कश्मीरी प्रोडक्ट जो है ना उनके बिजनेसेस ख़त्म कर देने चाहिए। और उन्होंने कहा इस राय से अब मुझे इत्तफाक होने लगा। तो उस पे जो सहाफ़ी हैं, जो सुहासिनी हैदर हैं या और दूसरे हिंदू के सहाफ़ी हैं, उन्होंने आके कहा, उन्होंने कहा आपने जिस आइन पे हल्फ उठाया है ना, वो आपको इस चीज़ से आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो आप गवर्नर हो के ये हाल है तो बाकी आम लोगों को आप क्या करेंगे? अच्छा, नहीं, और दूसरी बात ये कि अगर यही हालात जो कश्मीर में हैं बिहार में या यूपी में या महाराष्ट्र में होते तो वहाँ के शहरियों के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना होती। इसका मतलब है कि आप ये जो दावा कर रहे हैं ना कि जी जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, आपकी ये ज़बान बता रही है कि आपका इस इलाके के बारे में एक कॉलोनियल माइंडसेट है और ये आप इन्हें अपना ग़ुलाम समझते हैं और गुलामों की तरह ही इन्हें ट्रीट करना। मोदी ने जब ये स्टेटमेंट दे दी आसाम में जाकर के परसों के मैं आसाम को कश्मीर नहीं बनने दूंगा, तो इसका मतलब है कि वो कश्मीर को बिल्कुल अलग वो देख रहे हैं। आप मान रहे हैं उसे? बिल्कुल मान रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो कि इन्होंने भारत ने आज अपने उसमें की, जिसके बारे में रज़ा उल हसन लश्कर ने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कैसे कह दिया कि जनाब ये इलेक्शन स्टंट है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ममता बनर्जी ने आज वही बात की, बंगाल की जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि आखिर क्या वजह है कि जब भारत में इलेक्शन का वक्त करीब आता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का माहौल पैदा कर दिया जाता है। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि ये सबूत मौजूद हैं कि लोकसभा के इलेक्शन से पहले मुल्क में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाक़या हो सकता है ताकि बीजेपी को जो वॉकओवर मिलना है वो मिल जाए। अब अगर आपके अंदर रहनुमा ये बात कर रहे हैं
तो आप उल्टे पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप ऐसी बात कैसे कर सकते हैं, और हमारी तो जमहूरियत इतनी बड़ी है और सारा भारत। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ है, उसके बाद वापस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं कि पुलवामा वाक़े के बाद जो भारत में जो कुछ हो रहा है कश्मीरियों के ख़िलाफ़, उसमें आज जम्मू में कश्मीरी बड़ी तादाद में जमा हुए, उन्हें एहतजाज भी किया और साथ ही ये कहा कि ये कैसा कर्फ्यू है कि इंतहा पसंदों को तो पूरी इजाज़त है वुसअत साहब के वो जो घर जलाएं, जो दुकान जलाएं, और कश्मीरियों के लिए कर्फ्यू है। फिर आपको याद होगा कि हुर्रियत के लीडरों से तमाम से उन्होंने सिक्योरिटी वापस ले ली। तो आज फिर कश्मीरी जमा हुए, उन्होंने कहा जी हम 200 कश्मीरी वॉलंटियर्स जो हैं वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जितने लीडर हैं, जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप जो अब हो गई है, उनके घरों पे हम सिक्योरिटी संभाल लेंगे। उसके अलावा हरियाणा में जो है वो 100 से ज़ायद ताजिर जो कश्मीरी ताजिर थे वो अपनी दुकानें बंद करके वापस कश्मीर चले गए हैं, क्योंकि वहाँ उन पे हमले हुए हैं। भारतीय तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम 300 तलबा में से जो है वो हरासगी के बाद वापस कश्मीर लौट गए हैं, जैसे आपने जिक्र किया। और उसके अलावा पाकिस्तानियों के बारे में तो खैर देखिए, पाकिस्तानियों के बारे में ये है कि चूँकि पाकिस्तानी वहाँ मेहमान हैं, इसलिए भारत की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी भी और मरकज़ी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि मेहमानों के साथ बदसलूकी ना हो, लिहाजा कुछ एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। मसलन राजस्थान का जो इलाका है बीकानेर, उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं पाल गौतम साहब, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसके तहत पाकिस्तानी शहरियों को अपनी हिफाजत के लिए 48 घंटे में इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया है। मुल्क ये नहीं, रियासत भी नहीं बल्कि बीकानेर फिलहाल है, और ये हुक्म 2 महीने तक नाफिज रहेगा। चूँकि पाकिस्तानी की हिफाजत मकसूद है, वो मेहमान है भारत के, लिहाजा किसी गेस्ट हाउस, होटल और अस्पताल में पाकिस्तानियों को दाखिला नहीं मिलेगा, कहीं कोई नुकसान ना पहुंचा। मेहमानों को वैसे भी उन्होंने ये भी कहा कि मेहमानों को कोई मुलाजमत देने की जरूरत। अच्छा, पाकिस्तान जैसे ही पाकिस्तानी जाते हैं पहले तो वो अप्लाई करते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही बात, आपको पता है जैसे अमेरिका वगैरह स्लिप भी हो जाता है। सही बात। अच्छा, पाकिस्तानियों से इस हुक्मनामे के हिसाब से कोई भारतीय शहरी बराह रास्त या बिलावास्ता कारोबारी ताल्लुक़ ना रखे, ये भी गैर कानूनी होगा, और उनसे मोबाइल फ़ोन पे भी कोई हसास बात ना की जाए। हसास से मुराद मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, आप फिर बात है, मैं रह के मुझे ना एंकर से बड़ा प्यार है। रविश कुमार साहब हैं मेरे पसंदीदा, वैसे एंकर जो है ना इंडिया के जो जन गिने चुने उनमें रविश कुमार साहब भी हैं। रविश कुमार साहब ने जो एंकरों में जो रविश चल रही है उसके बारे में क्या कहा है, वो मैं उसका ना सुनाना चाहता हूँ। मैंने प्राइम टाइम में आने से पहले देखा कि कई न्यूज चैनल के एंकर खूनी तेवरों में बोलने लगे हैं कि हमें निंदा नहीं चाहिए, हमें हमला करना है, बदला लेना है। लिया जा सकता है सरकार सोच रही है। इस वक्त ऐसी भाषा से सावधान रहना चाहिए सबको। इन एंकरों के तेवरों की राजनीति को आप समझिए। हमारे जवानों की जिंदगी गई है। हर घटना फिल्म का प्लॉट नहीं है कि एंकर चीखने, चिल्लाने और ललकारने लगे। बेहतर है कि हम कुछ देर मौन रहकर श्रद्धांजलि दे दें, चुप रहकर बात करें, धीमे स्वर में बात करें, सोचें कि उनके परिवार वालों के बारे में इस वक्त, उनके परिवार वालों में सोचिए कि उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी जब वो टीवी देख रहे होंगे कि कहीं उनके परिवार के सदस्य का कोई चेहरा तो नहीं आ जाएगा। सरकार की भाषा इस वक्त संयम से भरी है, मगर इन एंकरों को ऐसे वक्त का इंतजार क्यों रहता है कि जब वो ललकारने, मारने और इस तरह की बातें करने लगते हैं। किसी की शहादत का इस्तेमाल टीआरपी के लिए नहीं होना चाहिए। मजबूर होकर आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये वक्त नहीं है, लेकिन इन एंकरों से आप पूछिएगा कि जब पिछले 13 दिसंबर को जंतर मंतर पर तिरंगा झंडा लेकर देश भर से अर्धसैनिक बल जवान जमा हुए हजारों की संख्या में, तब भी क्या ये एंकर उनकी मांगों के पक्ष में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, ललकार रहे थे? ये जवान क्या मांग रहे थे? 1 रैंक 1 पेंशन मांग रहे थे, पेंशन मांग रहे थे, पारा मिलिट्री स्पेशल पे मांग रहे थे, हर जिले में अपने लिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी मांग रहे थे, सेना की तरह कैंटीन में छूट मांग रहे थे। अच्छा, ये तो रविश कुमार साहब ने अपने एंकरों के बारे में कहा। यहां भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंकर नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर एक एंकर मौजूद है। देखिए, आज वजीर आजम पाकिस्तान ने
दोनों चीज़ें कर दी कि जी आप सबूत दें, हम एक्शनेबल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे सीरियसली आपके साथ ताउन करने को तैयार हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम सोचेंगे नहीं बल्कि रिएक्ट करेंगे। ठीक है, उन्होंने कह दिया, हुकूमत की नुमाइंदगी कर दी। उसके बाद वज़ीर रेलवे शेख रशीद को क्या ज़रूरत थी कि रियासत के बरगद के नीचे से अपना पपीता निकालें और अपने तौर पे इंशा पर्दाजी जो है वो और फूल झड़ाएं, और क्या कह रहे हैं जी कि देखें मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, चिड़ियां नहीं चहचहाएंगी, पता नहीं क्या इसका मतलब था। अच्छा भाई, मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, क्या मुराद है? क्या पाकिस्तान में हिंदू नहीं रहते? क्या कहना क्या ये चाह रहे हैं? अच्छा, और ये कि जिसने टेढ़ी आंख से देखा निकाल लेंगे। अब जाहिर है कि इसमें सब्सटेंस क्या है? अच्छा, जब आपका फॉरेन मिनिस्टर मौजूद है शाह महमूद कुरैशी, वो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, जब हुकूमत का तर्जुमान फवाद चौधरी मौजूद है जो सिचुएशन को बता रहा है कि हुकूमत और रियासत क्या सोच रही है, जब ISPR मौजूद है, और जब खुद वजीर आज़म जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं इस मौके पे, तो आपको खामखा नंबर बनाने और खामखा की धमकी देके, अब उसका नतीजा क्या हुआ कि शेख रशीद के बयान में कोई सब्सटेंस नहीं है, लेकिन इंडियन मीडिया लेवड़ा और कौन सा टुकड़ा, वही कि मंदिरों में घंटियां नहीं बजेंगी, चिड़ियां नहीं चहचहाएंगी। हालांकि बेमानी बात है, लेकिन उनके लिए मसाला मिल गया। तो भाई, हर मौका इलेक्शन रैली नहीं होता, हर सिचुएशन टॉक शो नहीं होती। जिनका काम है उन्हें करने दें, प्राइम मिनिस्टर को हैंडल करने दें, फॉरेन मिनिस्टर को हैंडल करने दें, हुकूमती तर्जुमान को हैंडल करने दें, ISPR को हैंडल दें। कुछ सब्र कर लें, दिल पे परख लें। टीवी पे अगर आप एक दिन नहीं आएंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पे, कल आ जाइएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कहीं और चलते हैं। वेलकम बैक। और अब आपको ऐसी जगह लेके चलते हैं जहां पाकिस्तान और भारत की जंग चल रही है, और मैं बात कर रहा हूँ नेदरलैंड्स के शहर हेग की, जहाँ आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुलभूषण जाधव का केस है उसकी इख्तितामी जो है हेयरिंग हो रही है। फ़ैसला बहरहाल ये कहा जा रहा है कि गर्मियों में आएगा। ये हेयरिंग अगले 2 रोज़ में कंप्लीट होगी। आज पाकिस्तानी लॉयर्स ने वहाँ पर दलाइल दिए हैं, खावर कुरैशी साहब ने, उससे पहले हमारे अटॉर्नी जनरल ने भी बात की। हमारी साथी महर बुखारी वहाँ मौजूद थी, उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप बताइए कि जो कुछ यहाँ चल रहा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, ये कशीदगी वहाँ पर भी नज़र आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी। शुरू के अगर ये कहा जाए कि नहीं है तो वो भी गलत होगा। पहले दिन तो बहुत महसूस हुई, मगर ये है कि आज के दिन एटलीस्ट ऑफिशियल लेवल के ऊपर इतनी नहीं महसूस हुई। पहले दिन तो जिस तरह आप जानते हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के जॉइंट सेक्रेटरी दीपक मित्तल ने एकदम हाथ पीछे करके नमस्ते किया जब आपके अटॉर्नी जनरल अनवर मसूद खान ने आगे हाथ बढ़ाया हैंडशेक के लिए। इसी तरह इधर के जो एनवॉय हैं नेदरलैंड्स के वीनू राजमोनियन, उन्होंने भी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। यही रवैया मई 2017 में भी इनने इख्तियार किया था ICJ में हमारे ऑफिशियल्स के साथ, मगर ऐसा आज कुछ नहीं हुआ। मैंने जाती तौर पे बाद में भी जाके पूछा ऑफिशियल से, अब ये नहीं मालूम कि उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया या बस ऐसा कहते हैं आज कुछ नहीं हुआ और हंस रहे थे। आप तजवीज़ दे दें कि आइंदा वो डायरेक्ट गले मिल लिया करें तो वो फिर उसमें वो गुंजाइश रहती रहेगी नहीं? लेनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, कोई इंटरेस्टिंग दलाइल आपने सुने कल और आज इंडियन और पाकिस्तानियों की तरफ से? वसत साहब, आज तो यकीन मानिए आप लोगों का, क्योंकि शो का फॉर्मेट भी बड़ा जबरदस्त है और इनफॉर्मल भी हो जाता है, तो अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा लाइटली बात भी कर लूं। आज तो यकीन मानिए इतने मजे के दलाइल थे। मजे से मुराद आपके खावर कुरैशी साहब क्वींस काउंसिल इम्पैशन थे, जज्बाती थे, उनमें फ्लेयर था। किस स्पीड के साथ और किस रफ्तार पे वो चल रहे थे, ही सीम टू बी ऑन अ यूनिवर्स ऑफ हिज ओन। वो कि 2 दफा जज साहिबान ने उन्हें रोका भी कि स्लो डाउन कर लें, और बाद में उन्होंने बड़ा एक जोकिंगली भी कहा कि आपको चॉकलेट्स भिजवाऊंगा, जो ट्रांसलेटर्स हैं, और माजरत करता हूँ अब जरा आहिस्ता बोलूंगा। मगर उनके दलाइल बड़े मजबूत थे, बड़े तगड़े थे, कोजन कोहेरेंट उनकी आर्ग्यूमेंट्स थी। उन्होंने आज बाकायदा तौर पे कुछ
नरेंद्र मोदी के हवाले से भी उन्होंने बात की, बल्कि जिस तरह आपको पता है इंडियन मीडिया के अंदर भी ये कंट्रोवर्सी छिड़ी थी। नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि रेपिस्ट जो है वो हैंग होते हैं हमारे मुल्क में हर 3 दिन, 11 दिन और 1 महीने के अंदर, 3 डेज, 7 डेज, 11 डेज। तो इसके ऊपर आज इन्होंने भी जुगत लगाई, बल्कि बात की कि आप लोग बात करते हैं कैपिटल पनिशमेंट और डेथ सेंटेंस की, उधर तो फॉल्स रिपोर्टिंग अपना वजीर आजम उनका करता है, उधर तो खुद ही वो डेथ सेंटेंस की बात कर रहा है, जो कि बाय द वे नॉट इवन ट्रू, ऐसा नहीं होता उधर कि हैंगिंग हो ही नहीं है। बट उसका भी जिक्र किया, फिर कहा कि भारत इज लाइक हम्टी डम्टी, इनको सिंपल अल्फाज नहीं समझ आ रहे, वर्ड्स आर वर्ड्स, खावर कुरैशी ने कहा। आप क्यों हर चीज को ट्विस्ट करते हैं और कॉन्कॉर्ड करते हैं और उसका अपना एक मायने निकालने की, अखज़ करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि दिस इज वायलेंस विद इंग्लिश और दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ पंक्चुएशन जिधर मैं आपको कॉमा और फुल स्टॉप सिखाऊं। तो वो 2008 की जो बायलैटरल एग्रीमेंट है भारत और पाकिस्तान ने जिस पे दस्तखत किया था, उसका जिक्र करते हुए खावर कुरैशी ने कहा कि आप इसको, और दिखाया फिर किस तरह उसको चेंज करके, मॉडिफाई करके हारिस साल्व ने प्रेजेंट किया है भारत की जानिब से कल। अच्छा मेहर, आज जो कंट्रोवर्सी बेसिकली जो इसमें है कि या वो कुलभूषण यादव हैं या मुबारक पटेल हैं, पासपोर्ट उनके पास 2-2 हैं, वो सर्विंग हैं नहीं हैं, तो हमारे दलाइल में क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स थे? एक बरतानवी को रिपोर्ट भी पेश हुई। जी, बेसिकली एट द हार्ट ऑफ इट कहा यह गया है कि भारत ने एक्चुअली आज तक ये साबित ही नहीं किया कि ये भारतीय नेशनल हैं, उनकी नेशनैलिटी भारत ने साबित नहीं की, तो वो किस तरह काउंसलर एक्सेस मांग सकते हैं? ये पाकिस्तान का मौकफ था कि आपने कोई दस्तावेजात, कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज हमसे शेयर नहीं की किसी मोमेंट के ऊपर। वो जो एक ऑथेंटिक पासपोर्ट है जिससे 17 दफा वो भारत से आए गए हैं ऑफिशियली विद अ फेक कवर नेम हुसैन मुबारक पटेल, उसके ऊपर भी कोई डिटेल्स आपने नहीं दी। आपके अपने जर्नलिस्ट, अपने क्रेडिबल सहाफी प्रवीण स्वामी, करण थापर और दीगर ये लोग यही सवाल उठा रहे हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, और इसको आप मिलिशियस प्रोपेगेंडा और इररेलेवेंट करार दे के आगे चले जाते हैं। हमें इन चीजों के जवाब चाहिए। जब आप कहते हैं कि वो किडनैप हुए हैं, तो उनके एलिजिड किडनैपिंग के हवाले से ईरान के अंदर कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है जो आप लोगों ने इनिशिएट करवाई हो या उनसे रिक्वेस्ट की हो? ये सिग्निफिकेंट क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं आया। फॉर एग्जांपल उनकी रिटायरमेंट की, कुलभूषण यादव रिटायर हो गया भारत कहता है, तो क्या सबूत क्या है रिटायरमेंट का? ये कोई नहीं, ऑफिशियल गजेट कोई मौजूद नहीं है, कोई डेट नहीं भारत ने दी कि कब रिटायर हुआ है। तो ये मुद्दा पूरा ये रखा गया पाकिस्तान की तरफ से कि भारत इस एक पॉलिसी के साथ चल रहा है, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के हवाले से, इंस्टेबिलिटी फैलाने के हवाले से। नरेंद्र मोदी ने जो बांग्लादेश के हवाले से अपना किरदार, भारतीय किरदार के हवाले से बात की थी 4 साल कबल, आपको अगर याद हो, उसको कोट किया। अजित डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जो डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी फेम की उनकी जो तकरीर है यूनिवर्सिटी में दी गई, उसको मुकम्मल तौर पे कोट किया। उन्होंने कहा कि कुलभूषण यादव इन एसेंस तो एक्सटेंशन है, मैनिफेस्टेशन है इस पॉलिसी की जो भारत ने अपनाई हुई है, और क्योंकि भारत अपना मकरू चेहरा खुद नहीं देखना चाहता तो फैक्ट्स और फिगर्स पे बात ही नहीं करना चाहता। बार बार उन्होंने ये कहा कि, बल्कि एक पॉइंट पे तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर चुका हूं माजी में, लेकिन आज मुझे शर्म आ रही है, इस कोर्ट रूम में जो भारत इधर बैठा हुआ है ये वो भारत नहीं है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था। ये किसने कहा? खावर कुरैशी। मैं अगर आपको बताऊं, इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं, द एडजेक्टिव्स यूज्ड एंड द वर्ड्स यूज्ड बाय खावर कुरैशी टुडे, बड़ा उन्होंने उनकी अगर ये कहा जाए कि बड़ी उनने एक सख्त लबो लहजा अपनाया तो ये गलत ना होगा। मैं अभी बैठ के हाईलाइट करके खुद देख रही थी, उन्होंने बड़े सख्त वर्ड यूज किए। उन्होंने कहा कि ये शेमफुल है, हम्टी डम्टी है, यू आर अ कंट्री बेस्ड ऑन अ वॉल ऑफ लाइज, और ये आपकी वॉल ऑफ लाइज, ये झूठ की दीवारें टकराती हुई नीचे गिरेंगी। पजलिंग एंड प्रोपोस्टरस। तो क्या जजों की आंखों में आंसू आए? मुझे तो लगता है अगर मैं हारिस साल्व होती तो आज रात को मुझे नींद ना आती। तो छोड़ा नहीं है आज। अच्छा, तो अब कितना रह गई है हियरिंग, मुझे बताइए। जुमेरात तक है। देखें, आज कोई 2.5-3 घंटे की हियरिंग हुई है। दिस वाज पाकिस्तान केस। कल जिस तरह आप जानते हैं भारत ने केस रखा, अब कल दोपहर 3 बजे स्टार्ट होएगी। 1.5 घंटे की सिर्फ आर्गुमेंट्स होंगी जो भारत अब आर्गुमेंट देगा, जो आज पाकिस्तान ने आर्गुमेंट्स रखी हैं। उसके जवाब में फिर भारत के जवाब में फिर जुमेरात की शाम फिर से पाकिस्तान स्टैंड लेगा और जवाब देगा, और वो मुख्तसरन अपने आर्गुमेंट्स देने। ये लंबे चौड़े केस नहीं अब बचा, अब आपने बेसिकली जवाब देना है।
कि भाई अगर आपने पॉइंट्स रेज करने उनकी आर्ग्यूमेंट से, तो आज जज साहिबान ने ये भी क्लियर किया जरूरी नहीं है कि आप पूरा अपना 1.5 घंटा इस्तेमाल करें आप, ठीक है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान। ये बताइए कि फैसला जो है वो जून या जुलाई में एक्सपेक्टेड है? जी बिल्कुल, जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है, कहते हैं यूजुअली 6 मंथ के अंदर अंदर आ जाता है। तो ऑफ कोर्स आप देखें ना, एक्सट्रीम पोजीशंस देखें, भारत कह रहा है एट द वेरी लीस्ट रीट्रायल ऑर्डर करें और मेहर छोड़ तब के तक हमारे आप हवाले वहीं कर दें। रहेंगी या आ जाएंगी? वसत साहब, मुझे लगता है आपको मेरी बहुत याद आएगी, मुझे फौरी तौर पे आना पड़ेगा। थैंक यू है ना, सो मच। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, हमें आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।